नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी साइंस की तीसरी क्लास है, जिसमें हम सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे। उनके जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु, वनस्पतियां, पौधों का वर्गीकरण और जंतुओं का वर्गीकरण आदि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा। ये हमारा जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। आज तीसरी क्लास है, ये आप देख सकते हैं। तो बिना देर करे हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक होगा हमारे सजीवों का वर्गीकरण। इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हलित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। जो जीव जगत का जो इन्हें वर्गीकृत किया गया है, इन्हें 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो नील हरित शैवाल को कौन से वर्ग में डाला गया है? इसे डाला गया है दोस्तों मोनेरा जगत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और मोनेरा में जो आते हैं वो माइकोप्लाज्मा, जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल आदि आते हैं। और इसके साथ साथ में 5 जगत में आपको बता देता हूँ। ये 5 जगत है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु। इनका जो 5 जगत में जो विभाजित किया था वो R.H. विटकन ने किया था। ठीक है, इन 5 जगत का वर्गीकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका वृत्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित है? तो हम प्रोटिस्टा जगत में ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि इस जगत में यूकेरियोटिक तथा एक कोशिकीय जीवों को रखा जाता है, जैसे शैवाल, प्रोटोजोआ, स्लाइम, मोल्ड आदि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। तो किस समय में नहीं पाया जाता है? ये नहीं पाया जाता है दोस्तों मोनेरा जगत के प्राणियों में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है? तो इसका जो मुख्य आधार होता है वो होता है पोषण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। R.H. विटकन ने सन 1969 में जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया था। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एवं एनिमेलिया है। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृद्धि संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मापदंड थे। ठीक है, तो इसके अनुसार इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो इसे किस
देहधारी होते हैं। तो क्या होते हैं वो होते हैं एक कोशिकीय तथा यूकेरियोटिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, प्रोटिस्ट जगत से संबंध रखने वाले सभी जीव एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं। इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। ये स्वतंत्र जीवी, परजीवी या स्वपोषी सभी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एक कोशिकीय शैवाल, डायमंड प्रोटोजोआ आदि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 10 है क्लेमिडोमोनस इनमें से किस किंगडम वर्ग से संबंधित है? तो ये दोस्तों किंगडम प्रोटिस्टा वर्ग से संबंधित है। नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित किया था? तो किस वैज्ञानिक ने किया था ये किया था क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अगला जो टॉपिक है जंतुओं से संबंधित है। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे जंतुओं से, एनिमल्स से संबंधित होंगे। तो 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंथी रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। तो इनमें से रोमंथी जंतु कौन कौन से हैं? ये हैं दोस्तों भैंस, गाय, हिरन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्योंकि जुगाली करने वाले जंतु को रोमंथी कहते हैं, ये याद रखिएगा। इस प्रकार के जंतु भैंस, गाय, हिरन इत्यादि होते हैं। इनके पाचन क्रिया में कुछ विशेषता पाई जाती है एवं इनके अमाशय को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अपने जितने भी आपके करीबी दोस्त हैं जो जूनियर एडिट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये वीडियो सेंड जरूर करें, उन्हें शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने को कहें। अगर जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है, नया आया है हमारे चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जूनियर एडिट स्कूल की जितने भी विज्ञान की क्लासें हैं वो सब टॉपिक वाइज चल रही हैं रेगुलर। और वैसे ही मैं हर एक सब्जेक्ट आपका एक एक टॉपिक क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पेड क्लास नहीं है, यहाँ पर सब आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? तो एक ही तरफ दोनों समय कौन सा प्राणी देख सकता है? वो देख सकता है दोस्तों गिरगिट। गिरगिट जो है एक तरफ में ही ऐसा सरीसृप परिवार का है। गिरगिट पेड़ों पर रहने वाली छिपकलियां जो प्राय अपने शरीर के रंग बदलने की क्षमता युग्मित अंगुलिकाओं, अग्र दंतमाला और एक लंबी पतली तथा फैल सकने वाली जीभ के लिए जाना जाता है। गिरगिट एक समय में दोनों तरफ देख सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिप्पोकैम्पस है एक। तो हिप्पोकैम्पस क्या है? ये मीन होता है। हिप्पोकैम्पस समुद्र में पाई जाने वाली मछली की प्रजाति है। इसका सिर घोड़े के समान होता है, इसलिए इसे समुद्री घोड़ा सी हॉर्स भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संसार में पाए जाने वाला सबसे लंबा सर्प है। तो संसार में पाया जाने वाला सबसे लंबा जो सर्प है वो है दोस्तों जालीदार अजगर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक अगुहिक जंतु है? तो इनमें से कौन सा एक अगुहिक जंतु है? ये है दोस्तों प्लेटी हेलमिनीथीस। ऑप्शन सही होगा। प्लेटी हेलमिनीथीस संघ के जंतुओं में गुहा का अभाव होता है, क्योंकि ये आंत परजीवी कृमि होते हैं जिन्हें
पचा पचाया भोजन प्राप्त होता है। ये भोजन का अवशोषण अपने शरीर की सतह के द्वारा करते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम अगुहिक जंतु कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीमर क्या है? तो लीमर एक जो है मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। और ये प्राइमेट समूह का सदस्य है जो मेडागास्कर द्वीप पर पाया जाता है। लीमर की 101 प्रजातियों में से 80% विलुप्त के कगार पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो किस में से होती है सबसे छोटी आंत? ये शेर में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। ठीक है, शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारी जंतुओं में आंत छोटी है और शाकाहारियों में सेल्यूलोज के पाचन में ज्यादा समय लगता है क्योंकि एंजाइम जुगली करने वाले जंतुओं द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? तो सबसे तेज जो जमीनी जानवर है वो चीता है। ऑप्शन नंबर बी को पता ही होगा। इसकी जो एक छलांग है वो 460 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है और मात्र 3 सेकंड में के अंदर 103 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का इजाफा कर सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो सबसे जहरीली मछली जो है वो पफ्फर मछली, ऑप्शन नंबर ए, ये सबसे जहरीली मछली होती है। और अगले टॉपिक पर चलते हैं हम। ये है वनस्पतियाँ। वनस्पतियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर कवर करवाऊंगा इस टॉपिक में। यहाँ पर आपको सभी जितने भी यूपी टेट, टेट और टीजीटी पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन है वो सब यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, इसलिए आपको कहीं कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से तैयारी कर सकते हैं चाहें तो। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, अदरक रूपांतरण है। तो अदरक इस चीज का रूपांतरण है, यह है दोस्तों तने का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, केले के पौधे की जड़ है। तो केले के पौधे की जड़ कौन सी होती है? अपस्थानिक मूल होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूलगोप नहीं पाया जाता है। तो मूलगोप किस में नहीं पाया जाता है? ये जलीय पौधों, जलोद्भिद में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फाइकस में परागण होता है। तो फाइकस में परागण किसके द्वारा? जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है। तो जलीय और कीटभक्षी पौधा कौन सा है? यूट्रिकुलेरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दो खंड दे रखे हैं, दोनों का मिलान हमें करना है। तो जड़ इनमें से क्या है? जड़ जड़ गाजर जो है जड़ है इसमें, और तना क्या है? गन्ना तना है। बीज क्या है? बीज मूंगफली है और फल सेब है। तो इसके अनुसार इसका जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही मिलान हो जाएगा। 4 3 1 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन जलीय ब्रायोफाइट है? तो जलीय ब्रायोफाइट रिक्सिया लुटेंस है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह फूल जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर उपस्थित है कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? ये पूर्ण फल कहलाता है। मूल हम मक्का को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर
सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देवदार संबंधित है, तो देवदार अनावृत द्विजी पादप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा अभूर्णीय पादप का उदाहरण है? तो इसमें से कौन सा अभूर्णीय पादप का उदाहरण है? यह है यूलोथ्रिक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रायोफिलम, सॉरी क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया है, मैं अभी लगा देता हूँ उस क्वेश्चन को। हम 34 क्वेश्चन पे थे। निम्न में से कौन सा अभूर्णीय पादप का उदाहरण है? तो ये हमने पढ़ लिया था, यूलोथ्रिक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा में जनन होता है, तो पत्थर चट्टा में जनन किस प्रकार होता है? ये पत्ती द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? तो इसमें से कौन सा पूर्ण स्तंभ परजीवी है? यह है अमरवेल को हम पूर्ण स्तंभ परजीवी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। और अगला टॉपिक आ गया हमारा पौधों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो इसके हम कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टोटल 81 के करीब क्वेश्चन है आपके, कहीं नहीं जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है। पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है, तो वो विशेष समानता क्या होगी? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्रक की अनुपस्थिति। ठीक है, दोनों में केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एक ऐसे पौधे को जिसमें जीवाणु बनते हैं, संवहन ऊतक हैं परंतु पुष्प व बीज नहीं है, किस समूह में वर्णित करेंगे? तो इसे जो करते हैं हम टेरिडोफाइटा समूह में वर्णित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? तो इसमें कौन से आते हैं? ये आते हैं थैलोफाइटा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला टॉपिक ही आ जाता है, क्वेश्चन नंबर तो बात को आएगा। यह जंतुओं का वर्गीकरण है। हमने पौधों का वर्गीकरण देख लिया, अब जंतुओं का वर्गीकरण देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक एक टॉपिक के क्वेश्चन लाया हूँ छाट कर, तो मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना। और दोस्तों, जितने भी मुझसे जुड़े हुए हैं वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुझसे जोड़ें, और ताकि मैं भी और मोटिवेट होकर और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊं आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट से। जंतु को वर्गीकरण में के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यह निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो इसमें से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? ये केंचुआ कशेरुकी नहीं है। ठीक है, ये एक कशेरुकी जीव नहीं है, एक कशेरुकी जीव है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय किसके? किसके सिवाय सभी एक कोशिकीय हैं? ये भ्रूण जो होता है ये एक कोशिकीय नहीं होता, बल्कि युग्मज, मुर्गी का अंडा, पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकीय हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु है? तो इनमें से कौन सा एक जंतु है? यह है प्लेटी हेलमिनीथीज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे कुछ जीव दिए गए हैं, इनमें से परजीवियों में वर्गीकृत किए जाने वाले जीव हैं। तो परजीवियों में वर्गीकृत करे जाने वाले जो जीव हैं वो है खटमल है, ठीक है, और जोंक है, और अमरवेल, और चौथा है जू। ये परजीवियों में गिने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्न में से प्राणी प्रगतिशील होते हैं? कि कौन से प्राणी प्रगतिशील होते हैं? ये होते हैं पेरिफेरा प्राणी, पेरिफेरा के प्राणी प्रगतिशील होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है? तो किसका शरीर बना होता है कोशिका की दो परतों से? ये होता है सिलेंट्रेस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। सिलेंट्रेस का शरीर कोशिकाओं की दो परतों के से बना होता है, जिसकी पहली परत बाह्य स्तर तथा दूसरा अंत स्तर होती है और दोनों के बीच एक एक कोशिकीय पदार्थ मध्यश्लेष होती है। सिलेंट्रेट एक बहुकोशिकीय जंतु है और इसका उदाहरण होता है हाइड्रा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जानवरों के किस फाइलम संघ को फ्लैटवर्म, चपटे, कृषि कृमि भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है प्लेटी हेलमिनीथीस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और इसके मैं कुछ लक्षण बता देता हूँ। सॉरी, 47 पर थे हम। इस प्लेटी हेलमिनीथीस के कुछ लक्षण हैं, उसको मैं आपको बता देता हूँ। इस संघ के जो लक्षण है, इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है परंतु देहगुहा नहीं पाई जाती है। ठीक है, पृष्ठ आधार तल से चपटे शरीर होने के कारण इन्हें फ्लैटवर्म, चपटे कृमि भी कहा जाता है। और अगली विशेषता है, इनमें पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है एवं उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। और एक अगला जो इनका लक्षण है वो है, इनमें कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते हैं। ये उभयलिंगी होते हैं, जैसे प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और फीताकृमि आदि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टेपवर्म फाइलम से संबंधित है। टेपवर्म फाइलम किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से यह है ऑप्शन नंबर सी प्लेटी हेलमिनीथीस टेपवर्म फाइलम से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है एनिलिडा वर्ग से? ये एस्केरिस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, केंचुआ निम्न में से प्राणी संघ से संबंधित है? किस प्राणी संघ से संबंधित है? यह है एनिलिडा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और इसमें जो ये आर्थ्रोपोडा दे रखा है, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी होते हैं तिलचट्टा, झींगा, मछली और केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर आदि। और मोलस्का संघ के जो प्राणी होते हैं वो होते हैं घोंगा, सीपी आदि। और प्रोटोजोआ संघ के प्राणी प्रोटोजोआ, अमीबा, एंटमीबा और हिस्टोलिटी का आदि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो किस समूह के होते हैं जुड़े हुए पैर? ये होते हैं आर्थ्रोपोडा समूह के जो पशु होते हैं उनके पैर जुड़े हुए होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो कौन सा समूह का सबसे बड़ा जंतुओं का समूह है? तो यह है आर्थ्रोपोडा समूह जो है वो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण परिवार मोलस्क संघ से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? यह है एंटीडोन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ज्यादा क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम स्पीड से चलेंगे। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो कौन सा समूह है ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टारफिश समूह से संबंधित है। तो स्टारफिश किस समूह से संबंधित?
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उभयचर में क्या होता है? ये उभयचर जो है बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है उभयचर की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? तो किसका होता है? ये होता है उभयचर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है वर्ग सरीसृप में। तो सरीसृप वर्ग में आपको जो है सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो स्तनपायी है वो ब्लू व्हेल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एवीज में शामिल है। तो एवीज में पक्षी आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पक्षी स्तनधारी है। तो ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो होते हैं यह है डॉल्फिन। डॉल्फिन के बारे में आपको बता दूं तो ये 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन एक नेत्रहीन जलीय जीव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो मत्स्य वर्ग की विशेषता ठीक है, इसमें इसकी त्वचा शल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम गलफड़े पाए जाते हैं जिसके द्वारा जल में विलीन ऑक्सीजन O2 का उपयोग करते हैं। ये असमतापी होते हैं तथा इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। ये अंडे देती हैं। इनका कंकाल हड्डी उपस्थिति का बना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। तो कौन सी सही मछली है? ये है डॉगफिश एक सही मछली है। ठीक है, डॉगफिश या स्कोलियोडॉन मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आने वाली एक सही मछली है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अगला जो टॉपिक है ये जीवों में अनुकूलन से संबंधित है। तो इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो ये स्पर्मेटोफाइटस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पितृस्थ अंकुरण विशेषता है। पितृस्थ अंकुरण विशेषता क्या कहलाती है? मैंग्रोव पौधों की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ है। तो ये जो पदार्थ होता है ये होता है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें रंध्र गहरे गड्ढों में पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों शुष्कोविद में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंग्रोव पौधा है। मैंग्रोव पौधा क्या कहलाता है? ये लवणविद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। स्थिर तैरक पौधों का उदाहरण है। तो स्थिर तैरक पौधों का उदाहरण निम्न में से क्या है? यह है निम्फिया। स्थिर तैरक पौधे का उदाहरण है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समुद्री दलदल में उगने वाले पौधे हैं, तो समुद्री दलदल में जो पौधे उगते हैं उनका नाम है राइजोफोरा तथा सोनरेशिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागफनी में तना हरा चौड़ा व मांसल होकर पत्तियों का कार्य करता है, इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं चलते हैं। विषम पर्णी दशा पाई जाती है, तो विषम पर्णी दशा किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है रेनकुलस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अगला एक टोके जंतु एवं पौधे से में परिवर्तन, इसके 2-3 क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूँ। अच्छा आए हुए क्वेश्चन है। मेंढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं। कायांतरण का नियमन होता है, तो कायांतरण का जो नियमन होता है ये होता है थायरॉक्सिन हार्मोन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है? तो किस तत्व की उपलब्धता होनी चाहिए? आयोडीन की। तो यानी कि ये समुद्री जीव है एक, अधिकतर वहीं पर ही ये पनपता है। ठीक है। टेडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका कायांतरण वृद्धि करके वयस्क बनना तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा हो किसकी हो? आयोडीन की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ये देखो सीटेट 2015 के सीटेट में आया है और 2014 में भी आया था। ये अच्छा क्वेश्चन है। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो सही में पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी ज़्यादा अच्छे से आपको जानकारी दूँ, वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँ। तब तक के लिए नमस्कार।